नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये एक नई कहानी है जिसका नाम है हम बने एक दूजे के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। रौनक आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसका पूरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। किसी तरह अपने फ्लैट में पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गई। रौनक एक लगभग 25 वर्ष की भरे पूरे शरीर वाली लड़की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और होठ होठ तो जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। वह काफ़ी अट्रैक्टिव थी और साथ ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। रौनक को उसकी कंपनी से अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, लेकिन घर का काम फिर ऑफिस का काम, इन सब से रौनक थक कर चूर हो जाती थी। और आजकल ऑडिट चल रहा था तो काम भी बहुत ज़्यादा था। रौनक ने सोच लिया कि आज मृदुल्य जब घर आएगा तो उससे काम वाली के लिए बात करूंगी। 2 साल पहले रौनक की शादी मृदुल्य से हुई थी। मृदुल्य बहुत अच्छे थे। वो रौनक का बहुत ध्यान रखते थे। वो तो मना कर रहे थे कि जॉब मत करो, थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकाल लो। लेकिन रौनक घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी। इस वजह से उसने जिद करके जॉब कर ली। लेकिन अब ये जॉब उसके जान की मुसीबत बन गई थी। थोड़ा आराम करने के बाद रौनक उठी। उसने फटाफट घर का काम निपटाया और फिर अभी बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रौनक ने जाकर दरवाज़ा खोला, देखा तो पसीने में तरबतर मृदुल खड़े थे। दरवाज़ा खोलते ही मृदुल अंदर आया और सीधे सोफे पर जाकर बैठ गया। रौनक पानी लेकर आई और पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो और इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? मृदुल ने पानी पिया और मुस्कुराकर बोला, वो लिफ्ट बंद थी ना, सीढ़ियाँ चढ़कर आया हूँ, इसलिए थोड़ा पसीना हो गया है। कोई नहीं, कभी कभी सीढ़ियाँ भी चढ़नी चाहिए, हेल्थ ठीक रहता है। क्यों? हाँ, वो तो है, रौनक ने थकी हुई आवाज़ में कहा। रौनक के माथे पर अपना हाथ रखते हुए मृदुल ने कहा, क्या हुआ रौनक, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अरे, तुम्हें तो बुखार चढ़ रहा है, चलो फटाफट से डॉक्टर को दिखा के आते हैं। मृदुल चिंतित हो गया। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में काम ज़्यादा है तो बस थक जाती हूँ। अरे यार, तुम ना पता नहीं किस चक्करों में पड़ी हो। मैं तो कह रहा हूँ जॉब वॉब छोड़ो, थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान करो। मृदुल गुस्सा होते हुए बोला। तो मृदुल, क्या करूँगी अकेले घर में? मैं बोर हो जाऊंगी बैठ के। पापा मम्मी भी नहीं आ रहे हैं। रोज तो बात करती हो मम्मी से, क्या बोली, कब आएंगी? मृदुल ने पूछा। कह रही थी बहू, एक शादी है, वही निपटा ले, फिर आते हैं, रौनक बोली। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ काम मत करो, अब आराम करो, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, आ जाएगा, और एक पैरासीटामोल खा लो, बुखार उतर जाएगा। अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि खाना भी ना बना पाऊँ। मुझे पता है आपको बाहर के खाने से एसिडिटी हो जाती है, रौनक बोली। हाँ हाँ, तुम कहाँ बीमार हो, तुम तो एकदम परफेक्ट हो। मैं कब कह रहा हूँ तुम बीमार हो? और लपक कर रौनक को गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम एकदम हेल्दी हो, मृदुला ने मुस्कुराकर तंज कस के बोला। लेकिन मेरी अर्धांगिनी, ये तुम्हारे पति परमेश्वर का आदेश है कि आज तुम खाना नहीं बनाओगी, समझी? मृदुला ने प्यार से कहा। और वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खा खा के मैं बोर हो गया हूँ। मृदुल्य ने चुटकी ली। मृदुल्य, तुम रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। रौनक ने मुस्कुरा के उठने का प्रयास किया। ना ना, लेटे लेटे ही बताओ, क्या बताना है? मृदुल्य ने उसे फिर लेटा दिया और खुद भी बगल में लेट गया। अब बताओ, क्या बताना था? मृदुल्य की आंखें शरारत कर रही थी। रौनक
शर्मा गई। उसकी नज़रें अनायास ही झुक गई। कुछ नहीं बताना, हटो, आपको तो हर वक्त रोमांस ही सूझता रहता है। रौनक ने मुस्कुरा के बोला और अपने हाथों से मृदुल को हल्का सा धक्का दे दिया। अच्छा, मुझे हटाया जा रहा है, अब मैं तो बिल्कुल नहीं हटूंगा। मृदुल ने रौनक को कसकर पकड़ लिया और बाहों में भींच लिया। अब बोलो मृदुल, प्लीज छोड़ो ना। रौनक कसमसाई। पहले प्रॉमिस करो कि तुम्हें अपने पास से कभी मुझे हटाओगी नहीं। मृदुल बोला। ओके बाबा, प्रॉमिस, नहीं हटाऊंगी। अब मुझे एक प्यारा सा किस दो। मृदुल ने फिर कहा। नहीं। रौनक ने झूठ-मूठ का नखरा दिखाया। तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मृदुल ने रौनक को और कस लिया। रौनक ने तुरंत ही मृदुल के माथे पर एक किस कर दिया। छी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो माथे पे किस किया? ऐसे नहीं, स्पेशल वाली। मृदुल ने प्यार से कहा और उसकी आंखें शरारत से भर गई। रौनक ने उसे दोबारा लिप्स पर किस किया और बोली, अब तो छोड़ दो प्लीज। ये हुई ना मेरी लवली लवली वाइफ वाली बात। मृदुल ने अपना हाथ हटा लिया। रौनक आजाद हो चुकी थी। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम भी ना मृदुल, पूरे पागल हो। रौनक ने हंसते हुए कहा। पहले नहीं था, जब से तुमसे शादी हुई है ना, तब से हुआ हूँ। मृदुल ने प्यार से कहा। दोनों अब भी मुस्कुरा रहे थे। रौनक के सिर का दर्द न जाने कहाँ गायब हो चुका था। अच्छा, जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं कॉफी बनाती हूँ। रौनक बोली और मृदुल बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद रौनक कॉफी और स्नैक्स के साथ हाजिर थी और मृदुल भी चेंज करके लॉन्ज में आ पहुंचा था। दोनों कॉफी पी रहे थे। मृदुल एक बार मम्मी जी से आप बोलो आने के लिए, उनके बिना घर सूना सूना लगता है। रौनक ने कहा। हाँ यार, सच में माँ के बिना अच्छा नहीं लगता। आज ही बात करता हूँ। अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अचानक से मृदुल ने पूछा। क्यों, कुछ काम था क्या? मैं ठीक हूँ, अब सिर दर्द भी कम है। मैं सोच रहा था अगर आप ठीक हो तो चले कहीं घूम आए, क्योंकि आज आप भी जल्दी आ गई हैं। मृदुल ने कहा। अच्छा जी, क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। रौनक खुशी से चहकते हुए बोली। मृदुल भी रौनक के कंधे पे हाथ रख कर बोला। क्या बताएं, हम तो इसी प्यारी सी सूरत पर मर मिटे हैं। अब इसको प्यार नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? धत पागल। रौनक शर्मा गई और मृदुल का हाथ हटाकर अंदर भागी। मृदुल पीछे से चिल्लाया। जल्दी रेडी होना और ज्यादा मत तैयार होना, नहीं तो नजर लग जाएगी किसी की। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। अभी आई, अंदर से आवाज आई। मृदुल तैयार होकर सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ अपडेट देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद रौनक तैयार होकर बाहर निकली। उसने गुलाबी रंग की सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी और हल्का सा मेकअप। बाल ऊपर से बंधे और नीचे से खुले थे। होठों पर गुलाबी रंग की हल्की सी लिपस्टिक थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मृदुल उसे देखते ही सोफे पर लुढ़क गया और आंखें बंद कर ली। क्या हुआ मृदुल? वह घबरा के मृदुल के पास आई और जल्दी से बोली। अब अगर इतनी खूबसूरत लगोगी तो कोई भी देखते ही बेहोश हो ही जाएगा। मृदुल ने शरारत से सिर्फ एक आंख खोली और मुस्कुरा के बोला। तुम ना मृदुल बहुत शरारती हो गए हो, सच में डरा दिया मुझे। रौनक ने गुस्से से मृदुल को बोला। मृदुल ने प्यार से उसे बगल में कोहनी में भर लिया और बोला। चलें अब बेगम साहिबा। जी बादशाह सलामत। रौनक ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और मृदुल ने भी गाड़ी की चाबी ली और दोनों बाहर निकल गए। दोनों बहुत दिनों बाद बाहर घूमने निकले थे, इसीलिए खूब मस्ती कर रहे थे। मृदुल रौनक को लेकर एक मॉल में पहुंचा। उन्होंने शॉपिंग की, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाया। आज बहुत दिनों बाद दोनों इस तरह टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो दोनों एक जगह आइसक्रीम खाने के लिए रुके। तभी रौनक की नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का देखने में तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन पता नहीं क्यों
उसके चेहरे पर उदासी सी तैर रही थी और उस पर उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे कि किसी सस्ते से बाजार से खरीदे हों और कब से धुले ही नहीं हों। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ-पैर एकदम काले पड़े हुए थे। रौनक ने देखा और बुरा सा मुँह बना के दूसरी ओर देखने लगी। तभी मृदुल की नज़र भी उस लड़के पर पड़ गई। वह चौंक गया और उसने रौनक की तरफ देखा। रौनक अभी भी दूसरी तरफ ही देख रही थी। उसका चेहरा उदास हो गया, जिसे उसने बहुत ही मुश्किल से छुपा कर रखा था। मृदुल ने रौनक की तरफ देखा और बोला, रौनक चलो अब घर चलते हैं। रौनक ने भी तुरंत हाँ में सर हिला दिया और दोनों बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मृदुल्य और रौनक अपने घर लौट आए थे। दोनों ने कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गए, पर दोनों पता नहीं क्यों उदास थे। जब से दोनों ने उस लड़के को देखा है, तब से किसी ख्याल में गुम थे। रौनक ने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने ही 2 साल पहले वह मंजर घूम गया। उस दिन रौनक की शादी थी। रौनक के पिता आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से रौनक को पढ़ाया लिखाया था और उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। रौनक बहुत ही ब्रिलियंट थी और सुंदर तो वो थी ही, इसलिए रौनक की शादी एक बहुत बड़े घर में तय हुई थी। रौनक के पिताजी ने अपनी समस्त जमा पूंजी रौनक की शादी के लिए निकाल ली थी। उसके आगे पीछे और कोई नहीं था सिवाय रौनक के। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंगीन लाइट और फूलों से पूरा मंडप शादी के लिए तैयार करवाया गया था। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। शहर का मशहूर कैंटर्स खाने पीने का काम देख रहा था। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। रौनक के पिताजी अपनी हिम्मत से ज़्यादा खर्च कर रहे थे। रौनक लाल सुर्ख जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन ने तो उसे बहुत ही सुंदर सजाया था। लाल कलर का जोड़ा जिस पर सुंदर दरजोजी और मोतियों का हैंडवर्क था और मैचिंग ज्वेलरी, हाथ में कोहनी तक भरी चूड़ियाँ और सुंदर सा बालों का डिज़ाइन रौनक का रूप और भी निखर के आ रहा था। बारात आ गई, बारात आ गई, ये शोर सुन रौनक के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। रौनक के ससुराल वाले संपन्न थी, ये बात बारातियों में भी दिख रहा था। रौनक का होने वाला हस्बैंड वो भी कुछ कम नहीं था। गोल भरा हुआ चेहरा, सुतवा नाक और उसकी जरी की कढ़ाई वाली शेरवानी, जिसमें बहुत ही करीने से मोती और सितारे गुथे हुए थे और सोने के बटन, कलफदार सुंदर सा टोपी। घोड़े पर बैठा हुआ किसी रियासत का राजकुमार लग रहा था। उसका नाम था कार्तिक। रौनक की सहेलियां दूल्हे को देखकर अनायास ही आहें भरने लगी और रौनक की किस्मत की तारीफ करने लगी। रौनक के दिल में प्यार की उमंगें उठ रही थी। बारात का स्वागत करने के लिए रौनक के पिता आगे आए। सब कुछ खुशी खुशी संपन्न हो गया और तभी कार्तिक के पिताजी दहाड़े, ये शादी नहीं होगी। सभी भौचक्के रह गए। रौनक के पिताजी भागते हुए आए और पूछने लगे, क्या हुआ सुमति जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? उनके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे अभी रो देंगे। गलती? अरे आपने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सभी रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती कर दी। कार्तिक के पापा गुस्से से उबल रहे थे। रौनक के पापा ने कहा, समधी जी बताइए हमसे क्या गलती हुई है, मैं अभी ठीक कर दूंगा। उनकी हालत खराब थी। अरे जाओ, क्या आप ठीक कर दोगे? यहाँ ना खाने का कोई खास व्यवस्था है, न रुकने की, और ऊपर से खाना इतना घटिया। कैसी व्यवस्था की है ये आपने? समधी जी ऐसा ना कहिए, मैंने तो कैटर्स को बस सब कुछ दिया था जो जो आपने मांगा। गुस्सा थूक दो, आपकी इज्जत हमारी इज्जत। रौनक के पिताजी ने आंखों में आंसू थे। अपने साथ मुझे ना घसीटो, हम तुम्हारे जैसे नीच नहीं हैं जो दरवाजे पर बुलाकर मेहमानों को भरपेट ना खिला पाए। ऐसा पता होता तो हम तुम्हारे जैसे भिखारियों के आगे यहाँ
शादी ही नहीं करते। कार्तिक के पापा अब भी गुस्से में थे। बहुत सारे रिश्तेदार आसपास जमा हो गए। उन्होंने समझा बुझा के किसी तरह गुस्सा ठंडा किया। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन कार्तिक के पिताजी कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर जली कटी बातें सुना रहे थे। फेरे का समय हुआ। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। रौनक किसी डरी सहमी गुड़िया की तरह सिमट सिमट कर चलती हुई मंडप में आई। उसकी सहेलियों ने उसे उसके पापा की हुई सारी बेइज्जती का हाल बता दिया था। तभी कार्तिक के पापा ने कहा, फेरे तभी होंगे जब आप सारा सामान जो जो बात हुई है उसे अभी की अभी यहाँ लेकर आएं। रौनक के पापा ने कहा, जैसा आप कहें, मैं तो देने के लिए ही लाया हूँ। और उन्होंने सारा दहेज का सामान जो भी देना था मंगवा लिया। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, बेड, बिस्तर, पंखा, बर्तन, अलमारी और करिश्मा मोटरसाइकिल। लेकिन अचानक बाइक देखकर फिर कार्तिक के पापा भड़क गए और बोले, ये क्या है? मेरी और आपकी बात गाड़ी की हुई थी। रौनक के पापा बोले, तो समझी जी, ये रखी है ना गाड़ी। बाइक की तरफ इशारा किया। क्या मतलब? ये गाड़ी है क्या? ये तो बाइक है। कार्तिक के पापा बोले। हाँ, तो मैं इसी गाड़ी की बात करके आया था आपसे। रौनक के पापा बोले, तुम्हें गाड़ी और बाइक का फर्क नहीं पता है क्या? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये तुम्हारी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। अगर अभी की अभी यहाँ गाड़ी नहीं आई तो मेरे बेटे से आपके बेटे की शादी भूल जाओ। कार्तिक के पापा गरज रहे थे। ऐसा मत करिए समधी जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपकी बराबरी का नहीं हूँ। रौनक के पापा रोते हुए बोले, मेरे सामने ये रोने धोने का नाटक नहीं चलेगा। मैंने कहा अभी तो अभी मुझे गाड़ी चाहिए बस। समधी जी, मैं इस लायक नहीं हूं कि गाड़ी दे पाऊं। जरा मेरी स्थिति पर भी गौर कीजिए। मेरी इतनी अहसियत नहीं है। जब अहसियत नहीं थी तो क्यों मेरे यहाँ शादी कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरीके से भिख मंगे हो। कार्तिक के पापा आपे से बाहर हुए जा रहे थे। ऐसा मत कहिए समधी जी, मेरी बच्ची को इतनी बड़ी सजा मत दो। रौनक के पापा रोते हुए बोले। पूरी बारात आसपास ही सिमट गई थी। रौनक मंडप में बैठी हुई थी। दुख से उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उससे अपने पापा की बेबसी देखी नहीं जा रही थी। जब बाप ऐसा है तो बेटी कैसी होगी? देख ली तुम्हारी औकात। जब हैसियत नहीं थी तो इतने बड़े घर में क्यों ब्याह कर रहे हो? किसी राह चलते भिखारी या मजदूर से क्यों नहीं कर दी अपनी बेटी की शादी? तुम्हें पता है मेरे बेटे की कमाई 1 लाख रुपया प्रति महीना है और तुम उसे फ्री में अपनी बेटी के पल्ले बांधना चाहते हो। जब तक उसके लिए गाड़ी नहीं मंगवाओगे फेरे नहीं पड़ेंगे। समझी जी, मैं कहाँ से लाऊं? जो कुछ भी जमा पूंजी थी सब खर्च कर दिया है। मुझ पर रहम कर दो, मेरी पगड़ी आपके चरणों में है। और रौनक के पापा ने अपनी पगड़ी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। रुक जाओ पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। अब आपको और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। रौनक गरज कर बोली। पूरा मंडप सन्न रह गया। रौनक चलती हुई अपने पापा के पास पहुंची और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, क्यों आप गिड़गिड़ा रहे हैं? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है आपने? आपने अपनी औकात से ज़्यादा खर्च किया है। लेकिन ये बात इन दहेज के लालचियों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आती। ए लड़की, होश संभाल के बात कर, हम लड़के वाले हैं। कार्तिक के पापा गुस्से से दहाड़े। तो क्या ऐसा कौन सा तीर मार लिया है आपने? ऐसी क्या खासियत है कि लड़की का बाप अपना खून बेचकर लड़के वाले की मांग पूरी करे? रौनक किसी शेरनी की तरह घुर्राई। मेरे पापा जितना कर सकते थे उससे ज्यादा कर चुके हैं, लेकिन तुम लालची लोगों का पेट अब भी नहीं भरा। खाना बेकार है। क्या मेरे पापा बनाने गए थे? कार चाहिए। क्यों? कार खरीदने की हैसियत नहीं है जो भीख मांग रहे हैं। रौनक गुस्से से बोले जा रही थी। बस, बहुत हो चुका। अब मैं अपने पापा के लिए एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकती। तुम लोगों की हैसियत और पैसा मेरे पापा की इज्जत के सामने मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ठोकर मारती हूँ
ऐसे घर को जो मेरे पापा का सम्मान नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे बेटे से शादी ही नहीं करनी है। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से, सब के सब। और हाँ, अपने इस बेटे को भी ले जाओ और कहीं मंडी में खड़े होकर बोली लगवा लो, क्या पता कोई खरीद ले। सब कोई सन्न खड़ा था, जैसे किसी ने सबके मुंह पर ताला जड़ दिया हो। बारात बिना दुल्हन के वापस जा रही थी। रौनक के पापा अब भी रोए जा रहे थे। रौनक अपने पापा के पास पहुंची और बोली, पापा, आपने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं आपके बुढ़ापे की लाठी बन जाऊं। मेरे लिए किसी के पास गिड़गिड़ाने या रहम की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे अभिमान हैं और मुझे गर्व है आप पर। आप इन स्वार्थी और लालची लोगों से मेरे लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आपके लिए तो इन जैसों को मैं जूती की ठोकर पर रखती हूँ। बस आप बिल्कुल मत रोइए पापा। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी, रौनक के पापा बोले, मेरा बेटा करेगा इस लड़की से शादी। तभी भीड़ में से किसी की रौबदार आवाज गूंजी। सब चौंक कर उस ओर देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। रौनक ने भी अपनी नजरें घुमाकर देखा। उसने देखा लगभग 50 साल का एक रौबदार चेहरा मुस्कुराता हुआ रौनक की तरफ बढ़ रहा है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, रौनक के पापा के बचपन के दोस्त थे। रौनक के पापा बोले, राजेश, तुम? उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। राजेश जी रौनक के पास आए और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और बोला, जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। और फिर रौनक के पापा की तरफ घूमे और बोले, यार शेखर, बहुत दिन हो गए दोस्ती के, क्या मेरे साथ रिश्तेदारी करेगा? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देख, मुझे मालूम है तेरी बेटी के लायक मेरा बेटा नहीं है, लेकिन क्या मेरे नालायक बेटे को अपना दामाद बनाएगा? मुझे विश्वास है तेरी बहादुरी और स्वाभिमानी बेटी उसे जरूर सुधार देगी। राजेश जी अब भी मुस्कुरा रहे थे। शेखर जी, रौनक के पापा, उनके आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। वह भाव विभोर हो गए और बोले, यार राजेश, तेरा बेटा और नालायक, तेरे दोनों बेटे के ऊपर तो पूरा गांव नाज करता है। तू उन्हें नालायक बोल रहा है? अपनी बेटी को तेरी छत्र छाया में सौंप कर मैं बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं हूँ वैसा ही तू है। रौनक को तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ये उसका मायका है या ससुराल। मेरी बेटी बड़ी भाग्यशाली है जो इन जैसे लालचियों के चंगुल से बच गई, क्योंकि उसे तुम्हारे घर में जाना था। मृदुल, बेटा मृदुल, राजेश जी ने आवाज लगाई। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक सुंदर सा नौजवान आगे आया। वह देखने में ही पढ़ा लिखा लग रहा था। गुलाबी कलर की चेकदार शर्ट और ब्लू कलर की जींस, उस पर स्टाइलिस्ट शूज, हाथ में घड़ी, करीने से बने बाल। कुल मिला के लड़का बहुत ही सुंदर था। और आते ही बोला, यस पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटे, बुलाया है मैंने। अपने लिए बहू तलाश कर ली है। देख रहे हो वो गुलाब के फूल की तरह सुंदर सी लड़की? उन्होंने हाथ से रौनक की तरफ इशारा किया। वह मेरे दोस्त शेखर की बेटी है। बहुत ही बहादुर और समझदार है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। क्या बोलते हो? मृदुल को पूरी सिचुएशन का पता ही था। उसने नज़र उठा के रौनक की तरफ देखा। उसका दिल धक धक करने लगा, क्योंकि रौनक सच में गुलाब के फूल जैसी थी और पहली ही नज़र में मृदुल को पसंद आ गई। मृदुल ने कहा, पापा, आपने जो मेरे लिए सोचा है मेरा भला जानकर ही सोचा होगा, क्योंकि आप मेरे बुरे के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। और रही बात रौनक को पसंद करने की, तो भला कौन उसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन लेकिन क्या बेटा? राजेश जी ने पूछा। मैं शादी से पहले 5 मिनट के लिए रौनक से बात करना चाहूँगा, अगर आप लोग अलाउ करें तो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, शेखर जी ने तपाक से बोला। आखिर में ये तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, खूब सोच समझ कर इसे लो। थैंक्स अंकल। और पापा आप? मृदुल बोला। गो अहेड माय सन, राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले। थैंक्स पापा। अब रौनक और मृदुल को पांडाल के एक हिस्से में अकेला छोड़ दिया गया। मृदुल ने बात शुरू की। रौनक,
मैं जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। मुझे पता है यहाँ क्या हुआ और मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। मुझे आपकी बातें और आपका अंदाज़ बहुत पसंद आया, इसलिए जब पापा ने शादी के लिए पूछा, तब मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कितना भी ढूँढ लूँ, आपसे आपकी जैसी अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। और हाँ, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। अगर आपने मुझे हाँ बोल दिया, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी जो आप मुझे मिल जाएँगी, क्योंकि पहली ही नज़र में आप मुझे भा गई थी। अब आप बताइए, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप मेरे साथ ज़िंदगी बिताना पसंद करोगी? कोई टेंशन मत लेना, सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि मैं जानता हूँ सडनली किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये सवाल मुश्किल हो जाता है। फिर भी मुझे आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। रौनक अब तक मृदुल की बातें सुनकर खामोश खड़ी थी। वह बोली, सच बोलूं मृदुल जी, अगर आप मुझे इस तरह से लाकर मुझसे ना पूछते तो शायद मैं इनकार कर देती। लेकिन आपके इस तरह मेरी सहमति पूछना, इससे ये साबित होता है कि आप दूसरों का को कितना सम्मान देते हैं और किसी की सहमति के बिना आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगी। रही बात शादी की, तो मुझे आपसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरी तरफ से हाँ है। थैंक्स रौनक जी, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जी, थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए, जो आपने हमें इस सिचुएशन से निकाला है। रौनक जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे थैंक्स बोला जाए। रही बात आपसे शादी की, तो उसमें भी हम फ़ायदे में रहे, क्योंकि कोई गधा ही आपसे शादी को मना करेगा और वो गधा मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोनों मुस्कुराने लगे। चलो, अब बाहर सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जी, चलिए, रौनक ने उठते हुए कहा। दोनों के दिलों के किसी कोने में एक दूसरे के लिए प्यार के अंकुर पड़ गए थे। बस उसे रोज़ थोड़ा-थोड़ा सींचना था, जिससे ये इतना बड़ा हो जाए कि कोई भी ना तोड़ पाए। रौनक और मृदुल दोनों बाहर आए। दोनों ने हामी भर दी और बंद हुई शहनाई फिर से बजने लगी। पांडाल की रौनक वापस लौट आई थी। दोस्तों, कहानी को अभी यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।